करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मेरा प्लेलिस्ट फाइल फॉलो करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब बस अभी क्लास कीजिए, ठीक है। बाद में अगर टाइम रहेगा तो मैं अलग से आपके बैच में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूंगा स्टार्टिंग से, नो प्रॉब्लम। इन लोगों का जब प्रेशर थोड़ा कम होगा तो मैं आपके बैच में और भी किसी से क्लास सुबह में बढ़ा लूँगा। एक क्वेश्चन आइए तो, द वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज द लेंथ, द वायर is stretched to increase the length by 1%. Find the percentage change in resistance. Find the percentage change in resistance. The wire फिर से, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाई 1%, कॉमा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। पिछले क्लास में ही इस पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे। R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो डेल्टा R बाई R के लिए क्या लिखिएगा, तीन ही टर्म है ना, राइट। यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या दोबारा ये प्रूफ करना पड़ेगा या आपको समझ में आ गया है? आ गया ना, पिछले क्लास में बताए थे। अब ये क्या है, फ्रैक्शन चेंज ऑफ लेंथ, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना से तब परसेंटेज आएगा। तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा, इस पूरे टर्म को कितना से, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है। ए टर्म को क्या कर दें, किसी पार्टिकुलर गिवन मटेरियल का रेसिस्टिविटी जब तक कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो कांस्टेंट मानेंगे, राइट। टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0। तो डेल्टा L बाई एल इंटू 100 माइनस डेल्टा A बाई ए इंटू 100। ए तो दिया हुआ है स्टूडेंट 1%, अगर ए निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा। ये कितना, माइनस, वेरी गुड। लेकिन कैसे, मैं समझ गया, वेरी गुड। देखिए किसी वायर को, बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन उन्होंने फटाक से मेन चीज़ को पकड़ लिए। तो एक्चुअल में वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो पिछले क्लास में बताया था वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंशियल लेना समझते हैं। इसका मतलब डेल्टा, डिफरेंशियल लेने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को वैरी मानिए, वैरी कीजिए। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है भाई, बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसको भी क्या कीजिएगा, डी एल ए प्लस एल डी ए इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे अगर फाइनाइट एक होता है डिफरेंशियल लेना, एक होता है क्या, चेंज, फाइनाइट। तो यहाँ पे डेल्टा डी एल के बदले क्या लिखेंगे, डेल्टा एल ए प्लस एल डेल्टा ए इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ तक आ सकते हैं ना। तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाई ए, क्या इतना लिख सकते हैं, करेक्ट है। क्या 100 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यहाँ तक समझ में आया मैंने कैसे कर दिया। और क्यों किया,
तो किसी वायर को अगर आप स्ट्रेच करके उसका लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम भी क्या रहेगा, डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट वॉल्यूम इज कीपिंग कांस्टेंट। उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो दिस बाई दिस इंटू 100 इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो ए कितना परसेंट दिया हुआ है, 1%, तो ए कितना रहेगा, ए माइनस इधर आ जाएगा ना, -1%, करेक्ट है ना। इसका मतलब है 1, और इसके बदले क्या लिखिएगा, -1 बिकम्स व्हाट, 2%। तो नहीं था कि नीट या फर्स्ट टर्म के लिए परफेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बन जाएगा ना। बट एक इसका अगर एक मिनट इसी को लेंथ के टर्म में न देकर रेडियस का भी परसेंटेज दिया रहेगा, किसका, तो कोई बात नहीं है सर, रेडियस का दिया रहेगा तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है कि मैं बोलता कि स्ट्रेच करने से रेडियस में परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस, क्या बोला, परसेंटेज डिक्रीज बोलूँगा तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल कीजिएगा। लाभ हानि का प्रॉब्लम बनाए हैं ना, परसेंटेज लॉस के लिए क्या करते थे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। सपोज कीजिए कि मार्कर 100 रुपये में लिए और 80 रुपये में बेच दिए, तो परसेंटेज लॉस कितना 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, यही होता है ना लाभ हानि का प्रॉब्लम, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए अच्छा, आप लोग को ऐसे इनके बैच में मैं स्टोरी सुनाया था, ये कहीं पे मैं देखा था। आप लोग शतरंज में कितना घर होता है, चेस, 64 घर होता है, नहीं कितना, 64 घर। तो एक ऐसे ही मतलब सपोज कीजिए कि मैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर, मतलब पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, समझते हैं ना। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए बाद में इसको स्टोरी को बनाएंगे। नहीं, स्टोरी समझ में आ रहा है मतलब, लेकिन इसमें 10 मिनट चला जाएगा। लेकिन बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेकर इससे बड़ा मोटिवेशनल नहीं हो सकता है बात। अब लिखिए, हेडिंग बनाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। बोलिए स्टूडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी? टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी कम होता है या ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सर कोलिजन टाइम कम होता है, और कोलिजन टाइम टॉक क्या था, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, फार्मूला में नीचे में था। एक लाइन लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर, द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर नियरली इंक्रीजेज सॉरी स्टूडेंट, लीनियरली लिखिएगा, नियरली नहीं, लीनियरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कॉमा, बिकॉज with the increase of temperature, because with increase of temperature the ions of conductor vibrate
द आयंस ऑफ कंडक्टर वाइब्रेट with greater amplitude, the ions of conductor vibrate with greater amplitude, and collision between electrons and ions, become more frequent. Collision between electrons and ions becomes more frequent. यहाँ देखिएगा, थोड़ा देर के बाद मैं बता दूंगा कि कहाँ से एक्चुअली आया है फार्मूला। बट रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। रो इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखिए where rho naught is the resistivity at temperature T naught and alpha is called देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, ऐसे तो मैं लिखता तो हूँ रो, बट ये है रेसिस्टिविटी, ऐसे लिखते हैं, समझे। रेसिस्टिविटी रो, इसको मैं पढ़ता रो हूँ, आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं। इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। दिस इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी क्या रहेगा, टी माइनस टी नॉट। तो ये दिस वन एट टी नॉट, ये कहाँ पे रहेगा, ये टी नॉट का वैल्यू है। और जनरली टी नॉट हम लोग लेते हैं 0 डिग्री सी और 0 डिग्री 20 डिग्री सी या 0 डिग्री सी, इसी के बीच का वैल्यू रहता है, ठीक है, 0 या 20। इसको लिख लीजिए। कुछ तो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा टी नॉट। तो टी नॉट जनरली मोस्टली क्या लेते हैं, 0 नहीं तो 0 से 20 के बीच का, मतलब 0 नहीं तो 20 डिग्री से। बट ए वैल्यू दिया रहेगा, टी नॉट दिया रहेगा और रो नॉट दिया रहेगा। अल्फा क्या है, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब 1 मिनट रुकेंगे, ध्यान सुनिएगा। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू आता है पॉजिटिव होता है, बट अल्फा इज निगेटिव फॉर व्हाट, यस, सेमी कंडक्टर। इसका मतलब है कि सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो रेसिस्टिविटी कम होता है, तो रेसिस्टेंस कम होगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, क्या दोनों तरफ अगर मेरा वैसा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कांस्टेंट है, क्या है, तो दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं L/A से, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, L/A 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको क्या बोलिएगा, R, इसको क्या बोलेंगे, R0। तो यहाँ से ही क्या मिल गया, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब है कि अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी एज वेल एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, दोनों का है, करेक्ट ना।
यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हटाएं। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? फॉर वेरी स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर, फॉर वेरी स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए रो इक्वल टू रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डी टी, राइट? अल्फा डी टी इक्वल टू रो माइनस रो नोट, करेक्ट? देन ये क्या है? यस, इसको ऐसे बोल सकते हैं, करेक्ट? अल्फा डी टी इक्वल टू, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? सही है ना? डी टी इक्वल टू 1/अल्फा चेंज, और इसको यहाँ पे मैंने भेज दिया, यहाँ तक आइए। अल्फा तो नीचे ही रहेगा ना? यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली मैंने उल्टा काम किया है, ठीक है? ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज दिस वन, ऐसे जो भी फार्मूला आप जानते हैं वो फार्मूला का ओरिजिनल इक्वेशन ए है। उस फार्मूला का ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? दिस वन। डायरेक्टली ए इक्वेशन नहीं आया होगा, एक कहीं ना कहीं से तो डेवलप हुआ होगा ना, तो एक्चुअली उसका ओरिजिनल फॉर्मेट कहाँ है? यहाँ से आया है, डेल रो बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू व्हाट? अल्फा इंटू रो, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मेट, करेक्ट? तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से आप ऐसे तो कर सकते थे ना, डिफरेंस इंटीग्रेट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक? टी नॉट से टी, ये कहाँ से कहाँ तक? कुछ भी कर सकते हैं, राइट? रो नॉट से रो, इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा? ln रो बाई रो नॉट, रो बाई व्हाट? इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो रो इक्वल टू रो बाई रो नॉट इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, राइट? देन रो इक्वल टू रो नॉट
ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। चलिए आप में से किसी को एक्स ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन याद है? एटलीस्ट एक या दो टर्म ई के पावर एक्सपेंस एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 2। 1 मिनट। और अगर मैं बोल दूं, ये याद रखिएगा, इफ एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1, तो ये टर्म यहाँ से तो इग्नोर कर देंगे, बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा का वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखेंगे अल्फा का वैल्यू, अगर अल्फा का, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, अल्फा का वैल्यू अगर बहुत छोटा है और टेम्परेचर का रेंज, दो काम हो सकता है ना, कि अल्फा छोटा हो और डेल्टा टी, मानते हैं कि अल्फा का वैल्यू समथिंग लाइक दिस 10 टू द पावर -3, क्या है, और डेल्टा टी ले लिए 10 टू द पावर 4, तो भाई दोनों मल्टीप्लाई होकर कंपनसेट कर देगा और बड़ा वैल्यू मिल जाएगा, राइट। एक बहुत छोटा वैल्यू है बट साथ में एक और तो फैक्टर है। इसका मतलब है कि इसका मतलब कि अल्फा छोटा होते हुए भी ये वैल्यू बड़ा हो सकता था, लेकिन अगर अल्फा का वैल्यू समथिंग लाइक 10 टू द पावर -3 या 10 टू द पावर -4 और डेल्टा टी 0 से 100 के बीच में लेते हैं, कितना लेते हैं? 0 से 100 के बीच में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये वैल्यू 1 से बड़ा हो पाएगा? 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये मुझे पता है कि अल्फा छोटा रहता है। अल्फा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो एक्चुअल में अल्फा के बारे में हम लोग को मुझे पता है कि इसका वैल्यू छोटा मिलने वाला है, लेकिन डेल्टा टी का रेंज अगर 0 से 100 के बीच में, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 100 के बीच में रहेगा, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी लेस देन 1 दिखेगा। कितना दिखेगा? लेस देन 1। और लेस देन 1 रहेगा तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंशन करते हैं, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, ये मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल सुनकर छोड़ दीजिए, आपका लाइफ में यही है, ठीक। वो अल्फा रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। बट अगर टेम्परेचर का रेंज 0 से 100 के बीच में रहेगा, अगर डेल्टा टी 500 केल्विन, कितना, एक काम नहीं करेगा, ये सही रिजल्ट नहीं देगा। बट 0 से 100 के बीच में रहेगा तो सही रिजल्ट देगा। लेकिन बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, तब कौन सा इक्वेशन सही रहेगा? ये वाला रहेगा। समझ में आ गया? दैट्स वाई अब यहाँ पे दो केस, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? यहाँ से डेरिवेशन कर लीजिए। इसमें केस फर्स्ट, इफ अल्फा डेल्टा टी लेस देन 1, लेस देन 1, तो रो इक्वल टू रो नॉट, इसका हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन करेंगे, राइट, ई टू द पावर एक्स के जैसा। तो क्या रहेगा? अल्फा डेल्टा टी बाई फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और यहाँ से टर्म को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। क्या कर देना है? नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो बचेगा कितना? 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल 1, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब समझ में आया कि ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है? किसके लिए वैलिड है? जहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा टी मतलब स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, किसके लिए? 0 से 100। टेम्परेचर का डिफरेंस होगी व्हाट? 0 से 100। अगर बहुत बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तो ये सही से रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज ये ओरिजिनल इक्वेशन था, या ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस वन, ओरिजिनल इक्वेशन है ये।
एक क्वेश्चन बनाइए तो। द रेसिस्टेंस ऑफ ए थिन सिल्वर वायर, द रेसिस्टेंस ऑफ थिन सिल्वर वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री से, इज 1 ओम एट 20 डिग्री से। The wire is placed in a liquid. The wire is placed. The resistance of a thin wire is 1 ohm at 20 degrees C. The wire is placed in a liquid and its resistance becomes 1.2 ohm. Full stop. What is the temperature of the liquid? What is the temperature of liquid? What is the temperature of liquid? If alpha is what? बोलिए what is the unit of alpha? अल्फा का यूनिट वहां से देखिए तो क्या होगा? अल्फा का यूनिट क्या होगा? भाई R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। इसका यूनिट ओम, तो इसका भी यूनिट ओम। इसका तो पूरा ब्रैकेट यूनिट लेस होना चाहिए, हाँ या ना? तो इसका यूनिट हो गया केल्विन, इसका क्या रहेगा? पर केल्विन। केल्विन और पर केल्विन आपस में कैंसिल हो, क्या होगा? यूनिट लेस, समझे? या इसका अगर डिग्री, तो इसका क्या रहेगा? डिग्री में डिफरेंस और केल्विन में डिफरेंस अलग रहेगा या सेम रहेगा? इसका वैल्यू ऐसे दिया हुआ है पर डिग्री से। तो ये तो R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इज राइट? 1.2 इक्वल टू कितना था? 1 ना? 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस डेल्टा टी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, करेक्ट? डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 0.2 ना? तो डेल्टा टी इक्वल टू व्हाट? 0.2 बाई, ठीक है? कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? और अल्फा का वैल्यू कितना? तो 0.2 बाई 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा? ओ सॉरी, ट्वेंटी सॉरी, हाँ बोली तो। और यहाँ से इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री से, तो फाइनल क्या रहेगा? 40 डिग्री। इसका मतलब है कि डिग्री में ही कर लेते हैं, डिफरेंस केल्विन में या डिग्री में एक ही बात है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना रहेगा? लेकिन अगर केल्विन में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू केल्विन पुट कीजिएगा, ठीक है? तो फाइनल वैल्यू किसमें आएगा? पर डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। एक और क्वेश्चन बनाइए। एक कंडक्टिव वायर, एक कंडक्टिव वायर हैज रेसिस्टेंस ऑफ, एक कंडक्टिव वायर हैज रेसिस्टेंस 10 ओम एट 0 डिग्री से। A conductive wire has resistance 10 ohm at 0 degree C. Determine its resistance at 273 degree C. Determine resistance
एट 273 डिग्री सी, और अल्फा दिया हुआ है 1/273 पर डिग्री सी। कितना? हाउ मच? ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए प्रॉब्लम दिए थे। बहुत बाइजली प्रॉब्लम दिया गया। यहाँ देखिए अल्फ़ा डेल्टा थीटा, बातों को समझिए। अल्फ़ा डेल्टा थीटा कितना? डेल्टा थीटा 273 है ना, और अल्फ़ा क्या दिए हैं? तो अल्फ़ा 1/273 इंटू डेल्टा थीटा कितना? डेल्टा थीटा मतलब डेल्टा टी, डेल्टा थीटा मतलब क्या? डेल्टा टी, करेक्ट? 1। तो उसके लिए एफ इक्वेशन सही रहेगा। जो फार्मूला आप यूज कर रहे हैं वो बाइनोमियल वो क्या था? एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का था, राइट? e टू द पावर x का एक्सपेंशन से वो फार्मूला लाए थे, और वो फार्मूला कब तक वैलिड है? जब तक अल्फा डेल्टा टी लेस देन एटलीस्ट लेस देन 1। लेस मत बोलिए, बट एटलीस्ट लेस देन 1। बट यहाँ पे ये वैल्यू तो 1 हो गया है, तो क्या वो फार्मूला मेरा काम करेगा? तब यहाँ पे कौन सा फार्मूला काम करेगा? अब यहाँ पे भाई फार्मूला काम करेगा इस मेथड से। यहाँ पे अगर इससे सॉल्व कीजिएगा, r इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा सही रिजल्ट। बट मेडिकल के बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट जेईई मेन में आ सकता है। मतलब आप देखिए सर, आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल इस तरीके से सेट किया जाता है कि जो आपको फार्मूला पढ़ाया जाता है ना क्लास में, उसी टाइप का आपको नजर आए। बट जेईई मेन में तो आ सकता है, क्योंकि आपको तो मैंने बता दिया एटलीस्ट एडवांस का ऑब्जेक्टिव तो पक्का बन सकता है, कुछ नहीं तो केवीपी होगा तो पक्का बन जाएगा, राइट? अब वहाँ पे अगर इसको नहीं देख रहे हैं और सॉल्यूशन में रहेगा, आपको लगेगा कहाँ से इक्वेशन आ गया, तो ओरिजिनल इक्वेशन नहीं था, करेक्ट ना? तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? r इक्वल टू, बोलिए, आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, और आर नॉट कितना है? 10 ओम, ई टू द पावर इसका वैल्यू कितना हो गया? 1, 10 ई ओम आंसर रहेगा। और ई का वैल्यू कितना होता है? 2.71, मतलब कितना ओम? दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, कहाँ पे लगेगा? जब अल्फा डेल्टा टी लेस देन 1 रहेगा तो उस फार्मूला से काम चलाइएगा। कौन सा? r इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अगर अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू 1 और 1 से बड़ा, तब कौन सा फार्मूला से काम चलाना है? इस फार्मूला से। और यहाँ से ही इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग एल बाई ए एल वाई। समझ में आ गया आपको? और ई का वैल्यू याद रखिएगा, ई का वैल्यू कितना? 2.71। ओके, ये एक्चुअल में मिस्टेक हो जाता नहीं लगता कि मिस्टेक हो सकता है? तो आज के बाद याद रहेगा ना, इसको 2 केस बना लीजिए, लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किसको? अल्फा डेल्टा टी लेस देन 1 के लिए कौन सा फार्मूला? r इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फार्मूला? अल्फा डेल्टा टी। 2 शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है? बाकी डेरिवेशन नहीं भी आता तो काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन की तो
A certain wire has resistance a certain wire has resistance 27.3 ohm. A certain wire has resistance 27.3 ohm when free from tension. When free from tension, comma, what will be its resistance becomes, what will be its resistance becomes if tension is applied so that length increases by 1%, so that length increases by 1%, and yes, what will be its resistance become if tension is applied so that length increases by 1% and diameter decreases by 0.4%. and diameter decreases by 0.4%, comma, if resistivity is keeping constant, if resistivity is keeping constant. सब लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए R इक्वल टू व्हाट, लिख सकते हैं, करेक्ट। D इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2R, करेक्ट ना। यहाँ देखिए तो एवरीवन, क्या ऐसे लिख सकते हैं, चेंज लेंगे तो डेल्टा चेंज इन डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू चेंज इन डेल्टा आर, बोल सकते हैं ना। ये लिख सकते हैं डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर। इसका मतलब है कि डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू व्हाट, डिवाइड बाई 2। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, हो जाएगा ना। इसका मतलब परसेंटेज चेंज ऑफ डायमीटर कितना है, 0.4%, तो परसेंटेज चेंज ऑफ रेडियस कितना रहेगा, 0.2%। 0.4 बाई 2 0.2%, करेक्ट ना। चलिए यही मुझे बताना था। समझ में आया मैंने क्या बुक किया। यहां देखें डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाई आर इंटू 100 इक्वल टू, बोलिए डेल्टा एल बाई एल, बाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, अब माइनस
करेक्ट? वैल्यू पुट कीजिए। इसका कितना लिखेंगे एवरीवन? 1। इसका इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके लिए कितना लिखेंगे? 1। अब माइनस कितना? इसके मतलब कितना लिखिएगा? माइनस 0.2। 0.2 या माइनस 0.2 चेंज तो हुआ है, बट उस चेंज में डेल्टा क्या यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे डेल्टा था चेंज ऑफ आर। क्या था? बट क्वेश्चन के लैंग्वेज से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि टेंशन अप्लाई करने से लेंथ बढ़ाया गया, राइट? बट लेंथ बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको डेल्टा आर बाई आर क्या है? चेंज ऑफ रेडियस है। बट आपको जो यहाँ पे डेल्टा आर बाई आर निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो 0.2 लिखना चाहिए, माइनस 0.2 मिलता है, माइनस 0.2 लिखना चाहिए। समझे मेरे बात को? इसलिए यहाँ पे आप लोग से मिस्टेक हो जाता है। अभी भी इसी कॉन्सेप्ट पे है ना, ये जो उन्होंने बताया था, ए इंटू एल इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। किसी वायर को अगर बाई अप्लाइंग द फोर्स अगर लेंथ बड़ा करते हैं तो रेडियस कहाँ हो जाएगा? देखिए इसका मतलब, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसलिए यहाँ पे माइनस के साथ पुट कीजिएगा। क्या है इसका मतलब? 1 अब माइनस 2, इसका यहाँ पे कितना? माइनस 0.2। तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। कितना हो जाएगा? 1.4। बट आपको निकालना क्या था? फाइनल रेसिस्टेंस। भाई यहाँ पे जो डेल्टा आर बाई आर है वो इनिशियल रेसिस्टेंस है, पता है कि नहीं? इसका मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई व्हाट? 200 इक्वल टू व्हाट? 1.4। और आर इनिशियल पता है कितना? तो क्या ए निकल जाएगा? निकाल लीजिए। बट इसमें मुझे लगता ये है कि यहाँ पे आप लोग से मिस्टेक हो सकता है, तो अब बच जाइएगा। इसका मतलब वैसा सिचुएशन जिसमें वॉल्यूम मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसमें लेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो लेंथ इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगा? तो उस टाइम पे डेल्टा आर बाई आर निगेटिव जो परसेंटेज दिया रहेगा उसमें निगेटिव साइन के साथ पुट करना है। करेक्ट? कितना आता है आंसर? आंसर है 27.79। 27 पॉइंट। वेरी गुड। कैलकुलेशन भी कुछ चीज़ होता है नहीं? रेडियस रेडियस का डिक्रीज 0.4। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। और सपोज कीजिए इसको यहाँ से सीखना है, x इक्वल टू अगर y इक्वल टू अगर 2x लिख दिया, कितना? y इक्वल टू इसका डिफरेंशियल चेंज लेना। चेंज का मतलब क्या? ऐसे बोलिए, चेंज का मतलब टेकिंग लैम्डा बोथ साइड। बोलिए मेरे साथ, टेकिंग लैम्डा। ये 1000 बार बोलूंगा कैसे ऐसा स्टेट में, थर्मोडायनेमिक्स में। लैम्डा अगर इस तरफ लगाएंगे तो सर इधर भी तो लैम्डा लगाएंगे।
और लैम्डा, लैम्डा की जगह पे डी भी तो लगा सकते हैं। डी का मतलब क्या, डिफ्रेंसिएशन। तो डी एक्स और डेल्टा एक्स में क्या डिफरेंस है, ये चेंज का सबसे छोटा भाई। ये क्या है, फाइनाइट चेंज, ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, राइट। बस यही डिफरेंस है। ए रहता है तो बोलते हैं टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, ए रहता है तो बोलते हैं टेकिंग चेंज बोथ साइड। लैंग्वेज चेंज हो गया बट चीज़ें तो एक ही रहेगा। और किसी भी, यहाँ देखिए, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन से बाहर ला सकते हैं, वैसे ही किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को चेंज से बाहर ला सकते हैं। इज इट राइट? इसका मतलब है कि डेल्टा वाई इक्वल टू क्या, 2 डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक काम कीजिए, ओहो, दोनों तरफ डेल्टा वाई इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स, दोनों तरफ y से डिवाइड कर दीजिए। किसे? नहीं, शायद वो सही हो सकते हैं, मुझसे शायद मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। तो डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू 2 दोनों तरफ मैं किसे डिवाइड कर रहा हूँ, अब y इक्वल टू क्या था, 2x। ओके, इसका मतलब ये है, समझे मिस्टेक क्या हो गया है। आप लोगों से और किसी ने पकड़ा क्या है मेरे मिस्टेक को। यहाँ पे जो चेंज इन रेडियस रहेगा, जो परसेंटेज कोई बात नहीं, बच तो गए, जो परसेंटेज चेंज ऑफ रेडियस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, मैं जल्दीबाजी में वहाँ पे मिस्टेक कर दिया हूँ, वह क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज ऑफ डायमीटर रहेगा। बिकॉज डेल्टा वाई बाई इक्वल टू वाट, डेल्टा एक्स बाई एक्स हो रहा है, करेक्ट। मतलब d इक्वल टू 2r है, तो डेल्टा डी स्टैंड फॉर डायमीटर इंटू 100 बिकम्स इक्वल टू वाट, डेल्टा r बाई आर इंटू 100, ये रहेगा। और देखिए समटाइम्स एक्चुअली मैं अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में सही किया हुआ हूँ, बट मुझे शायद, लेकिन बनाते हुए अभी मैं खुद पे शायद ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ओरिजिनल सॉल्यूशन में 0.4 ही पुट किया हूँ, 2 इंटू -2 डेल्टा आर बाई आर, और डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू कितना लिए हैं, 0.4। इसका मतलब उस टाइम पे मेरा माइंड सही से फंक्शन कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में, सॉरी एवरीवन। समझ में आ गया ना। इसलिए यहाँ पे डेल्टा आर बाई आर कितना रहेगा, माइनस, अब इतना भी मिस्टेक नहीं करना है, 0.4 या -0.4 माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, 1.8 रहेगा। अब सॉल्व कर लीजिए। अगर एक काम डिवाइड करके करते ना सिस्टमेटिक, तब ये मिस्टेक नहीं होता है। 2 और 2 आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। चलिए यहाँ से एक चीज़ तो सीखे कि आज के बाद जो परसेंटेज चेंज ऑफ डायमीटर रहेगा, वही परसेंटेज चेंज ऑफ क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। The resistance of a piece of a steel wire, the resistance of a piece of a steel wire of diameter 0.6 millimeter, resistance of piece of a steel wire of diameter 0.6 millimeter is reduced, the resistance of a piece of a steel wire of diameter 0.6 millimeter is reduced to 1/3
is reduced to 1/3 of its value, is reduced to 1/3 of its value by coating it with copper, by coating it with copper. What is the thickness of the copper? What is the thickness of the copper? What is the thickness of the copper? इसमें डेटा दिया हुआ है, बोले रेसिस्टिविटी का क्या बोले, देख रहे यहाँ पे नज़र आ रहा है 1.98 इंटू 10⁻⁻7। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा एसआई सिस्टम में? सही है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। एल बाई ए कितना यूनिट बाई 1/मीटर, तो रो इक्वल इसका कितना ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ओम मीटर। चलिए आप लोग क्वेश्चन ऐसे समझ में आया है? भाई क्वेश्चन का एक एक लाइन जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन का था मैंने बोल दिया, सॉल्व आपको करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आप डायग्राम बना लीजिए, उसी का मैं 2 मार्क्स दे दूंगा। देखिए मुझे जहाँ तक समझ में ये आया है कि मेरे पास एक, यहाँ देखिएगा एक स्टील वायर था राइट, इसका एक पीस था करेक्ट, और जिसका डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ है रेडियस डायमीटर, और इसका ऑब्वियसली एक पीस रहेगा तो इसका लेंथ एल मान लेते हैं, लेंथ दिया हुआ नहीं लेकिन मान लेते हैं, और इसका रेसिस्टेंस कुछ R1 आया होगा, इसका हम लोग रेसिस्टेंस निकाल कर क्या आया। अब इसका रेसिस्टेंस कम करने के लिए इस पर काम किया गया है, बोले क्या, इसके ऊपर एक कॉपर का कोटिंग किया गया है, इसका कॉपर कोटिंग, और मान लेते हैं इसका रेडियस तो पता है ना, इसका रेडियस कितना है R1 तो निकल जाएगा 0.3 mm। अब इसके ऊपर किसका कोटिंग किया गया है, कॉपर का, और कोटिंग करने का वजह क्या है कि R1 बिकम्स 1/3 R1 बिकम्स व्हाट, तब निकालना है कि यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का ये थिकनेस क्या है, एग्री, यहाँ से यहाँ तक इसका थिकनेस कितना है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व कीजिए। आंसर तो इसका बहुत कैलकुलेटिव है, फिर भी निकालेंगे। ऐसे मैं आपको सॉल्यूशन देखूंगा, बाकी लोग सॉल्व कीजिए।
ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है या नहीं है? ऐसा पढ़ना है फर्स्ट टर्म में? इतना कैलकुलेटिव नहीं रहेगा कि इस टाइप को तो पढ़ना है। आपको एक क्लास दे रहा हूँ, बोले फाइनल अपना मिस्टेक को करना तो कोई बात है, मेरा मिस्टेक तो कर पाएगा, राइट? Yes. देखिए स्टूडेंट, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से यहाँ सुनिएगा। किसी भी वायर का रेसिस्टेंस के लिए आप क्या लिखते हैं? वेरी गुड, रो एल वाई। एग्री? आर स्टील क्या लिखिएगा सर? आर स्टील लिखेंगे रो स्टील, ठीक है ना? एल पाई आर वन स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आर कॉपर क्या लिखिएगा सर? रो कॉपर, रो और कॉपर का लेंथ डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? एरिया के लिए आर टू स्क्वायर। भाई कॉपर ऐसा दिखेगा, कॉपर जो रहेगा, सिर्फ कॉपर का मैं पूछ रहा हूँ, कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे। स्टील वाला भी आप काउंट कर रहे हैं, स्टील वाला लेना है क्या? सिर्फ किसका, कौन सा लेना था? ए लेना था। और यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना? R2। तो नहीं था कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना था। तो यहाँ पे कौन कौन लोग मिस्टेक कर रहे हैं? अपना मिस्टेक खुद से पहचानिए, समझे मेरे बात को? मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा वायर आपको देता, ध्यान से देखिएगा, ऐसा वायर देता जिसमें ए यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मटेरियल है। मटेरियल कहाँ पे है? यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है? वैक्यूम, हॉलो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको पकड़ेंगे ना, R इक्वल टू रो एल बाई ए, वेर ए इज व्हाट? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। हॉलो वैक्यूम का लेंगे, हॉलो का लेंगे, मटेरियल का लेंगे। तो कॉपर यहाँ से, ये कॉपर तो यहाँ पे ही है, ये तो स्टील था, क्या था? स्टील था। दैट्स वाई कॉपर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R2 स्क्वायर लेना चाहिए या दिस वन लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? दिस वन। समझे? पहला मिस्टेक। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ तक कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, एक मिनट, कॉपर, यहाँ देखिए, बाद में बना लीजिएगा। कॉपर और स्टील वायर दोनों आपस में सीरीज में या पैरेलल में? भाई पैरेलल में रहेगा ना, क्या समस्या है भाई? क्या है, पैरेलल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? इसका ए पॉइंट जिस पोटेंशियल पे रहेगा और इसका एक कॉपर का ए पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, सेम है। इसका मतलब है स्टील और कॉपर आपस में क्या हो गया? ऐसे भी अप्लाई योर कॉमन सेंस कि हम लोग
रेसिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं, सीरीज में करेंगे। कैसे, किस रेसिस्टेंस को कैसे अरेंज करने से रिड्यूस होता है? पैरेलल करने से। तो कोटिंग करने का मतलब, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए और आपको वहाँ पूछा गया है, इंटरव्यू देने गए, चाय कॉफ़ी पे चर्चा हो रहा है, बोले मुझे एक वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा, उसको कम करना है, क्या करना चाहिए? करेक्ट। हो सकता है आप बोलते हैं सर कोटिंग करते हैं, फिर पूछें कोटिंग करने से क्या होगा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन ब्लैंक। अब ब्लैंक नहीं होइएगा, क्या है? पैरेलल हो गया। समझ गए? इसका मतलब ए तो निकाल लेंगे ना, करेक्ट। यहाँ तक अभी इसका मतलब है कि आर इक्वालेंट इक्वल टू व्हाट? आर स्टील, डायरेक्ट लिख दें, आर कॉपर और डिवाइडेड बाय आर स्टील प्लस आर कॉपर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? यही था ना पर्पस। और आर स्टील आपस में कैंसिल, करेक्ट। यहाँ तक आइए। और यहाँ तक ये बोलना है कि स्टील का वायर और कॉपर का वायर कोटिंग करने से आपस में किस में दिखेगा? पैरेलल में। तो पैरेलल में दिखेगा था, इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा? दिस वन। आइए किसके बराबर हो जाएगा? जो पहले था उसका 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से आर स्टील आपस में कैंसिल आउट। देन आर कॉपर, 3R कॉपर इक्वल टू आर स्टील प्लस आर कॉपर। इसका मतलब है 2R कॉपर इक्वल टू व्हाट? आर स्टील। टू रो कॉपर L बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बट हम लोग को निकालना क्या है स्टूडेंट? R2 माइनस R1 निकालना है। थिकनेस क्या निकालना था? थिकनेस। R2 निकालना, R1 निकालना है, R2 माइनस R1 निकालना है। R2 माइनस दिस इक्वल टू व्हाट? आर स्टील L बाई पाई R1 स्क्वायर। क्या ए और ए कैंसिल हो जाएगा? अब यहाँ देखिएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ओनली अननोन इज व्हाट? R1 दिया हुआ है, रो भी दोनों का दिया हुआ है, ओनली अननोन इज R2। क्या वन इक्वेशन वन अननोन, यहाँ से R2 निकल जाएगा। बोलना तो आसान है, कैलकुलेटिव रहेगा, राइट। यहाँ से R2 निकालिएगा, जस्ट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ R2 वी गेट R2 माइनस R1, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द थिकनेस ऑफ द कोटिंग, दिस इज थिकनेस ऑफ द कोटिंग। तो कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग एवरीवन। एक भी स्टूडेंट हाँ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया से नोट्स बनाना चाहिए। देखिए तो देख कर फील आ जाएगा। नहीं भी पढ़ने का बेवकूफ़ मन करेगा तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, करेक्ट ना। तो मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत मन लगा कर कैसे कैसे चीज़ों को लिया गया है। तो सर्किल भी ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रकाल से ड्रॉ कर रहे हैं। प्रकाल समझते हैं? यस। सिलेंडर भी बना रहे हैं तो हाँ एकदम बिल्कुल फील आना चाहिए कि हाँ ये एरिया दिख रहा है। खैर उतना टाइम आप लोग पास नहीं है, हम लोग स्कूल नहीं था, ये था तो ड्रॉप दिए हुए थे, तो क्या करते, बैठ कर कलाकारी कर रहे थे। बट एक्चुअल में नोट्स बनाने के टाइम पे सही से बनाते हैं, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है। कभी कभी मैं बोलता हूँ ना राइटिंग थोड़ा आप बढ़िया से लिखिए। प्रॉब्लम बना रहे हैं तो कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई। आप मेन एग्जाम में बैठने के लिए बना रहे हो, एक लाइन ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, बट उस स्टेप को फील करते हुए लिखना है, ताकि जब आप रिवीजन करें आप बनाया हुआ सारा कलेक्टेड रहे। 1 महीना के 1 मंथ के अंदर सारा प्रॉब्लम को के थ्रू चला जाना है, बनाने का टाइम नहीं रहेगा।
तो सॉल्यूशन सही से किया रहेगा, एक एक स्टेप सब कुछ लिखा रहेगा, तब तो आप उसको रिवीजन करेंगे। लास्ट 1 मंथ IIT एडवांस को बचा हुआ, क्या करना चाहिए? सब सॉल्यूशन देखिए भाई, रिवीजन कीजिए। आपके अंदर उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि एक एक चैप्टर का एक एक दिन में रिवीजन कर गए, थ्योरी भी, शॉर्ट नोट्स भी, और सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी, सारे बातें। ऐसा नहीं कि 2 साल में जितना काम किए लास्ट में बेकार चला जाए, तो वो कलेक्ट करके रखना है। अच्छा प्रॉब्लम जिसपे जहाँ से कुछ सीखे हैं। एक होता है टाइप प्रॉब्लम, जहाँ जो आपको याद ही रहेगा। एक होता है यूनिक प्रॉब्लम, जो आपको शायद रिवीजन करना चाहिए लास्ट मोमेंट में। चलिए इसी बात पे एक और प्रॉब्लम करते हैं। क्या बोले? इसका वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसका कैलकुलेटिव है, मैं भी छोड़ दिया हूँ आप, लेकिन आप निकाल लीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन। टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर with equal cross sectional area and different resistivity are joined as shown in figure. Two cylindrical conductor with equal cross sectional area are joined as shown in figure. Find the charge at the boundary of conductors. Find the charge, accumulation of charge at the boundary of conductor if current I flow from one conductor to another conductor. फिर से सुनिएगा। टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर विथ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डिफरेंट रेसिस्टिविटी आर ज्वाइन एज शोन इन फिगर। मैं डायग्राम दिखाऊंगा। फाइंड द चार्ज, एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट द ज्वाइंट इफ करंट आई फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं प्रॉब्लम क्या है। यहां देखिए स्टूडेंट, 2 कंडक्टर है। एक कंडक्टर और एक सेकेंड कंडक्टर, बट दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। 2 डिफरेंट कंडक्टर, दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज द, और इस दोनों कंडक्टरों को यहाँ पे बिल्डिंग करके ज्वाइन कर दिए हैं। समटाइम्स ऐसा करते हैं ना। तो पूछा गया कि जहाँ पे ज्वाइन किया गया है और यहाँ पे क्या फ्लो करना है, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे करंट डिफरेंट नहीं है, करंट क्या है, सेम है, सेम करंट। तो इस ज्वाइंट पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज कितना एक्युमुलेट होगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। इनिशियली ये क्वेश्चन पढ़कर शायद ऐसा लगेगा कि शायद सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज वेरी मच इन योर सिलेबस।
बोले चलिए अभी टाइम आप लोग का बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे करंट आई है और यहाँ पे करंट क्या है, आई है। यहाँ तक ये बात समझ में आया। J इक्वल टू आई बाई है, करेक्ट। करंट डेंसिटी इक्वल टू एक फार्मूला ये भी है, आई बाई ए, ठीक है ना। और करंट डेंसिटी का एक फार्मूला ये भी था, वह सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। और कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इक्वल टू व्हाट, 1 बाई रेसिस्टिविटी। ये तो लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ तक आइए। इसका अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इसका मतलब है कि J इक्वल टू ये लिख सकते हैं ई वाई रो, ई वाई दिस, यहाँ देखिए। और इसके बदले ए तो लिख सकते हैं ना 1 बाई रो इंटू ई, मतलब ई वाई रो। ना यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू रो2 है और यहाँ का वैल्यू क्या है, रो1 है। बट यहाँ पे यहाँ का करंट डेंसिटी और यहाँ करंट डेंसिटी डिफरेंट है या सेम है, सेम है, करेक्ट। तो भाई यहाँ का अगर इस कंडक्टर का J1 इक्वल टू J2 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ, तो करंट सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो यहाँ का करंट डेंसिटी, यहाँ का करंट डेंसिटी, यहाँ का कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ लीजिए, यहाँ का कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ लीजिए। करंट डेंसिटी तो दोनों बार में सेम है और करंट डेंसिटी, लेकिन जब अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए क्या आप ये लिख सकते हैं, ई वाई रो1 इक्वल टू व्हाट, ई वाई रो2। तो यहाँ पे क्या दोनों जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा तो ये कभी इक्वल होगा क्या? क्योंकि आप यहाँ का दो अलग अलग कंडक्टर है, दो अलग अलग कंडक्टर का रेसिस्टिविटी भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट और सेम और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और दो अलग अलग कंडक्टर है, तो डैम श्योर इस वायर में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और इस वायर में क्या रहेगा, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इस बात को समझ में आया? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा भाई, किसी वायर में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कब, जब चार्ज इन रेस्ट, जब करंट का फ्लो रहेगा, चार्ज मूव करता रहेगा, तब नहीं जीरो होता है। ऑब्वियसली तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो चार्ज मूव कर रहा है, राइट। जो आप ये पढ़े हुए हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो किसके लिए पढ़े हुए हैं, व्हेन चार्ज इन रेस्ट। लेकिन जहाँ पे करंट का फ्लो रहा है तो वहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, करेक्ट। और करंट का डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसके डायरेक्शन में, करंट के चार्ज का फ्लो में, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स लगाता है उसको मूव करने के लिए। इसका मतलब इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा ज्वाइंट है, करेक्ट, ये मेरा क्या है, ज्वाइंट, करेक्ट ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो E बाई रो 1 और E बाई रो 2 इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक आइए। इतना तो समझ में आ गया। चलिए इसका मतलब है कि E1 बाई रो 1 इक्वल टू व्हाट, E2 बाई, और निकालना क्या था, टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द ज्वाइंट, जहाँ पे ज्वाइंट किए हैं, करेक्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक इसी टाइप का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहाँ पे मुझे चार्ज का बात किया जा रहा है, अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिस्क के जैसा है तो इसी के जैसा मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। ये मेरा जॉइंट है, क्या है, अब मैंने ये बनाया गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल टाइप का। ये मेरी मर्जी है ना, गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे, राइट। तो मेरा गॉसियन सरफेस ये है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा क्या है,
ज्वाइंट है, करेक्ट। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम, टोटल चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस, क्या लिखते हैं? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्या हुआ? नेट फ्लक्स, एक गॉस थ्योरम, और एक और थ्योरम था फैराडे लॉ, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे E2 ना, और इस सरफेस का डायरेक्शन दिस वन, तो इस कर्व सरफेस से फ्लक्स पास करेगा, तो इसके कारण फ्लक्स क्या? जीरो। इसके कारण E2 इंटू ए, E2 इंटू ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? E1 ना, इस ज्वाइंट से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये ज्वाइंट है मेरा, इधर क्या है? E2, यहाँ पे इसके थ्रू फ्लक्स पास करेगा, बट इसका और क्लोज वॉल्यूम में सरफेस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वॉल्यूम लेते हैं, तो इसके लिए डायरेक्शन एरिया का इधर रहेगा, एंगल जीरो, और इसके लिए डायरेक्शन, जिनको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया हूँ वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए है, बट इरेक्ट डायरेक्शन ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? माइनस E1 इंटू ए, और उसमें क्या लिखेगा? तो E2 माइनस E1 इंटू ए, ये हो गया नेट फ्लक्स। इसका मतलब Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी स्टूडेंट ड्रॉपर बैच का इस क्वेश्चन को लिव कर सकते हैं। तो Q इनक्लोज इक्वल टू व्हाट? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है ना? यहाँ देखिएगा, J इक्वल टू आई बाई ए इक्वल टू ई बाई रो, करेक्ट है एवरीवन? तो E इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? आई बाई ए इंटू रो, हाँ या ना? इसका मतलब E1 इक्वल टू आई बाई ए इंटू रो वन, और E2 के बदले आई बाई ए इंटू E1 इंटू को हम वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। ए एडवांस का ऑब्जेक्टिव बनेगा, फर्स्ट टर्म में कभी नहीं आएगा और ना ही नीट में आएगा। भाई यहाँ तक दिमाग ही नहीं काम करता, मेरा भी फर्स्ट टाइम पे काम नहीं किया था, कैसे बनेगा? हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा? इधर फर्स्ट टाइम इसको एक्चुअली मैंने एक इरोडो का प्रॉब्लम ले लिया, ठीक है, लेकिन आप लोग बताया नहीं था, नहीं तो पहले ही डर जाते। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इरोडो। इससे बढ़िया करंट डेंसिटी पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सब कुछ तो आ गया, करंट डेंसिटी आ गया, गॉस लॉ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, राइट। तो यहाँ पे Q इनक्लोज्ड, सॉरी चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब चार्ज इनक्लोज क्या था मेरा? इस ज्वाइंट पे था, राइट। E2 के बदले क्या लिखेंगे? आई बाई ए इंटू व्हाट? रो टू माइनस आई बाई ए इंटू रो वन इंटू व्हाट? ए एप्सिलॉन नॉट। ए को कैंसिल कर दें और आई को कॉमन ले लीजिए, तो आई एप्सिलॉन नॉट रो टू माइनस रो वन। दिस इज द चार्ज एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट दिस ज्वाइंट। तो आज से एक नया बात सीखे, बोलिए क्या? कि एल्युमिनियम और कॉपर वायर को अगर जोड़ते हैं तो जहाँ पे ज्वाइंट रहेगा वहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? चार्ज डैम से डेवलप होगा, करेक्ट। लेकिन सर वो चार्ज कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज? नहीं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। आप जा किस से रहे हैं? फर्स्ट वायर से सेकंड वायर की तरफ। अगर रो टू माइनस रो वन पॉजिटिव, क्या है? रो टू माइनस रो वन पॉजिटिव, तो चार्ज पॉजिटिव, और रो टू माइनस रो वन निगेटिव, देन चार्ज निगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? और रो टू इक्वल टू रो वन, नो चार्ज, मतलब रो टू इक्वल टू रो वन हो गया, मतलब सेम कंडक्टर, तब वहाँ पे किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी क्रॉस सेक्शन पे चार्ज अपीयर होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें तीन केस बन जाएगा, रो टू ग्रेटर देन रो वन तो पॉजिटिव चार्ज, रो टू लेस देन रो वन देन निगेटिव चार्ज, रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू जीरो चार्ज। एक कभी भी नहीं आएगा नीट में और फर्स्ट टर्म में,
ये आएगा भी तो कब आना चाहिए, या तो जेईई मेन में, केवीपाई नहीं तो एडवांस में। ये उस लेवल का ऑब्जेक्टिव डिजर्व करता है। ये था एरोडप का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 165। बट मैं बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था कि इस क्वेश्चन को लूँगा, आज अल्टीमेटली ले ही लिया। समझ में आ गया सोल्यूशन? आया या नहीं? हाँ या ना? मुझे तो समझ में आ गया है। अच्छा, लास्ट बात। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ई इक्वल टू क्या था? ई इक्वल टू कहीं पे हम लोग कुछ देखे थे ना? अच्छा, अगर करंट डेंसिटी ई इक्वल टू मतलब जे इंटू रो, नहीं ना, जे इंटू रो। एक्चुअल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होने का मतलब है कि इसका कुछ तो रोल रहेगा। क्यों डेवलप होता है? देखिए हम लोगों का आंसर आ गया। अब मैं प्रैक्टिकल मीनिंग बताना चाहता हूँ। इस अगर किसी क्रॉस सेक्शन पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो नहीं लगता कि इट इज़ जस्ट चार्ज ऑन द प्लेन, तो ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E2, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E1, करेक्ट। और इस जो चार्ज अपीयर हुआ इसके वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये जो E2 और E1 था वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी से, तो ये क्या करेगा? ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी से। ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा करेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा। उससे हेल्प किसको होगा? तो एक्चुअल में यहाँ से जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, कौन सा पार्टिकल? प्रोटॉन, जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, राइट। तो करंट का फ्लो के लिए ये यहाँ से इसको हेल्प मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक जंप करने में। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है। बट इतना आप मत सोचिए, हम लोग का मेन जो पर्पस था वो आ गया है। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए, तो मेरे तरफ से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो खत्म ना, तो मेरे तरफ से करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर थ्योरी के लिए कवर हो गया। अब सिर्फ मेरे तरफ से बचा हुआ है HCB का। मैं क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर 84 तक डिस्कस कर चुका हूँ, RC सर्किट। तो अब मेरे तरफ से बचा हुआ है एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम डिस्कशन, कैपेसिटर का प्रॉब्लम डिस्कशन और इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम डिस्कशन। बाकी थ्योरी करंट इलेक्ट्रिसिटी तक ख़त्म है। तो क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करें या प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट करें? आप लोग बनाते रहिए प्रॉब्लम, इतना कुछ बता दिए हैं, तो HCB का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्लास मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। यहाँ